नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ता है खाद से, यानी उर्वरक से। और ये एक बड़ा मुद्दा है अपने देश के लिए। इस समय देखें तो जो किसान है इसके लिए परेशान है। तो आखिर किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है खाद, क्या है इसके पीछे, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्यों? तो देखिए, इस वर्ष दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो समय पर और सामान्य से अधिक वर्षा वाला रहा है, जिससे देखें तो जो खरीफ की फसल है उसकी बुवाई बड़े पैमाने पर हुई है। और इसके चलते देखें तो जो खाद है, जिसे हम उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं, उसकी जो मांग है वो काफी बढ़ गई है। लेकिन घरेलू उत्पादन और आयात में कमी के कारण जो आपूर्ति है वो जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई के स्तर पर देखने को नहीं मिल पा रही है। और इस तरह का जो एक गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में, ये एक गंभीर संकट उत्पन्न कर चुका है, खास तौर पे किसानों के सामने। रिजल्ट क्या है? तो कई सारे राज्यों में उर्वरक की जो दुकानें हैं उन दुकानों पर किसानों की लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो लग गई है। यूरिया, डीएपी जैसी जो उर्वरक हैं, जो खाद हैं, उनकी जो कमी है वो खास तौर पे देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिली है। इस कारण से ये जो मुद्दा है ये अब गंभीर बनता जा रहा है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे। मानसून और खरीफ की जो बुआई है उससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण आंकड़े रिलीज हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। उर्वरक की जो बिक्री है उस पर जो प्रभाव देखने को मिल रहा, चाहे यूरिया के संदर्भ में, डीएपी के संदर्भ में, एनपीके के संदर्भ में, एसएसपी में, या फिर एमओपी के संदर्भ में, सब पर थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देख लेंगे कि आखिर ये जो सप्लाई है, डिमांड तो बढ़ गई, फिर सप्लाई में इतना कमी क्यों है, ये गैप क्यों आ रहा है, इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है उन पर हम चर्चा करेंगे। और उत्पादन और आयात मांग के अनुरूप क्यों नहीं बढ़ पा रहा है अपने देश में, ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर हम बात करेंगे। खपत के स्तर पे देखें, जो कंजम्पशन है उसका जो पैटर्न है, पूरा जो प्रतिरूप है वो क्या कहता है। और साथ ही हम बात करेंगे इसके स्तर पे सरकार ने क्या सबक लिया है, नीतिगत स्तर पे क्या सबक ली गई है, उस पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। उर्वरक जो प्रबंधन है उसके लिए जो सरकार है वो क्या प्रयास कर रही है और क्या उसे और करने चाहिए, इस पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके लिए आगे दशा दिशा क्या होगी, क्या रणनीति होगी, और फिर लास्ट में आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी देख लेंगे। चलिए, आज का जो मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। और किसानों के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो उनकी फसल होती है। फसल की जो ज़रूरतें हैं, चाहे वो उनकी बुवाई हो, चाहे उनकी सिंचाई हो, चाहे उनके लिए उर्वरक की जरूरत है, और उनमें उर्वरक एक सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिसको लेकर किसान इस समय खासे परेशान दिख रहे हैं। द स्क्रैम्बल फॉर फर्टिलाइजर्स, द इंडियन एक्सप्रेस में ये प्रकाशित न्यूज है, जिसमें खास तौर पे कहा गया है कि चूंकि इस वर्ष जो मानसून है वो समय पे आया, ठीक रहा है, और इस कारण से जो फसल है, फसल की जो बुआई है वो समय पर और बड़े पैमाने पर हुई है। और इसी कारण से जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद है, जो उर्वरक है, उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई उस मात्रा में नहीं हो रही है। और इस कारण से ये जो गैप है ये हमारे देश के लिए एक संकट बना हुआ है, हमारे किसानों के लिए एक समस्या बनी हुई है। जिसी कारण से देखें तो विभिन्न उर्वरक की दुकानों पर जो किसान है वो आशा लगाए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। और इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है ये अब चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि इस वर्ष जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उस कारण से जून से अगस्त में जो एक ऐतिहासिक औसतन देखेंगे तो 6.1% क्या है कि अब बड़े स्तर पे वर्षा हुई है और सभी क्षेत्रों में ये समान तौर पे हुई है। इस कारण से देखें तो सामान्य से अधिक जो वर्षा है, जिस कारण से देखेंगे तो अपने देश में खासतौर पे उत्तर भारत वाला जो पूरा क्षेत्र है, मध्य वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम पूरब वाला जो भारत क्षेत्र है, वहाँ पर जो बुआई है वो बड़े स्तर पे हुई है। जिस कारण से किसानों के संदर्भ में देखेंगे तो खास तौर पे जो डिमांड देखने को मिली है कि उर्वरक की जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ गई हैं, लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई है। और इस कारण से देखें तो किसान काफ़ी परेशान है। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। टीचर्स डे के अवसर पर देखें तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जो ऑफर है वो संस्कृति के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऑप्शनल जो कोर्सेज हैं उन पर 50 to 60% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये मुद्दा है, अब ये मुद्दा लगातार बढ़ते जा रहा है। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो जो इस वर्ष जो स्थिति रही है उसमें आप देख सकते हैं
कि अलग अलग जो डेटा है इन कारणों से देखें तो कई सारे क्षेत्रों में जो उर्वरक की मांग है वो अब चर्चा का बिंदु बनी हुई। अगर मानसून और खरीफ की बुआई की हम थोड़ी सी बात करें तो जून से अगस्त के बीच में संचयी जो वर्षा है वो ऐतिहासिक स्तर पे औसत से 6.1% अधिक रही है। जून में 8.9% अधिक रही है, जुलाई में 4.8% रही है अधिक, और अगस्त से देखें तो लगभग 5.5 का ये रेशियो बरकरार है। और मई 2025 में जो मानसून है वो पूर्व माह में ही 106.4% से अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और लगभग देखें तो एक लंबे समय में ये कहा जा रहा है कि जो सामान्य से अधिक वर्षा हुई है ये बड़े स्तर पे अपने देश में देखें तो जो बुआई है उसको प्रभावित की है। अगर डेटा की बात करें तो 22 से अगस्त 2025 तक धान की जो बुआई है वो 420.4 लाख हेक्टेयर, यानी पिछले वर्ष से देखेंगे तो ये जो बुआई है वो 7.6% अधिक देखने को मिली। यानी विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो जो बोया गया कुल सकल क्षेत्र है उसकी जो मात्रा है वो इस बार बढ़ गई है। खास तौर पे मक्का की जो बुआई है उसमें खास तौर पे इजाफा देखने को मिला है, लगभग 93.3 लाख हेक्टेयर। और पिछले वर्ष देखेंगे तो जितना क्षेत्र मक्का बुआई हुई थी उससे लगभग 11.7% अधिक मक्के की बुआई इस बार अपने देश में हुई। इसका मतलब सीधे है कि मक्का का उत्पादन इस वर्ष बढ़ जाएगा। उर्वरक की बिक्री पर जो प्रभाव है, सेल्स ऑफ जो मेजर फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो यूरिया है, डीएपी है, एनपीकेएस है, एसएसपी है, एमओपीज है, इनके अलग अलग जो आंकड़े हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो जैसे 2023-24-25, फिर अप्रैल जुलाई 2024, फिर अप्रैल से जुलाई 2025 में देखें तो खास तौर पर जैसे यूरिया के डिमांड में ग्रोथ देखने को मिली है लगभग 14.2%, ऐसे डीएपी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, एनपीकेएस में वृद्धि 27.2% देखने को मिली है, एसएसपी में देखेंगे तो 28 और एमओपी में देखें तो 42.8%। तो एक तरह से देखें तो डिमांड लगातार बढ़ रही है क्योंकि अच्छी जो वर्षा है वो बढ़ी हुई बुआई का कारण बना हुआ है। और उर्वरक की जो बिक्री है उसमें दोहरे अंक की वृद्धि देखने को मिली। खास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम। इसके अलावा देखेंगे तो सल्फर की भी जो जरूरत है वो सबसे अधिक है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण उर्वरक है वो इन्हीं पर आधारित प्रमुख उर्वरक है। और अप्रैल से जुलाई 2025 में 2024 की तुलना में देखेंगे तो जो यूरिया है, डीएपी है, एनपीकेएस है या इस तरह के जो भी उर्वरक है उनमें क्या है कि काफ़ी मात्रा में उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। हाँ, ये अलग बात है कि डीएपी में आप देखेंगे तो जो मात्रा है उसमें -12.8% की गिरावट दर्ज की गई है। क्यों? कारण इसके पीछे है कि डीएपी की जो कमी है वो किसानों का एक वैकल्पिक जो उर्वरक है जैसे 20-20-13 के अनुपात में जो एक तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो इस्तेमाल होता है, तो इस कारण से जो रुझान है वो कम देखने को मिले। तो इस तरह की बातें जो देखने को मिली है वो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा देखेंगे तो जो एक अलग अलग अनुपात है इस कारण से जो बिक्री है वो थोड़ा सा गिरी है। इसके अलावा देखेंगे एसएसपी में तो 20-20 और 0-13 में सल्फर भी मौजूद है जिसमें संतुलित जो पोषण है उसका बढ़ावा मिलता है, तो वो भी एक काज है। और 20-20-0-13 इस दरअसल आप देखेंगे कम्प्लेक्स जो उर्वरक है, एनपीकेएस जो फर्टिलाइजर्स है इनका जो ग्रेड है इसका मीनिंग यही होता है कि इसमें 4 जो पोषक तत्व हैं उनका जो प्रतिशत है वो किस अनुपात में है। जैसे 20% नाइट्रोजन है, 20% फास्फोरस है, 0% पोटेशियम है और 13% सल्फर है। तो इस तरह का जो अनुपातिक मान है उर्वरक के संदर्भ में वो हमने देख लिया। आपूर्ति की कमी के बारे में अगर हम थोड़ा सा डेटा देखें तो उत्पादन और आयात मांग में देखें तो एक तरह से वेरिएशन देखने को मिला है। जो यूरिया का उत्पादन है वो क्या है कि 102.1 से एक तरह से घट के 93 से भी कम हो गया है। तो ये एक बड़ा अंतर देखने को मिला। और अगर इंपोर्ट ऑफ जो यूरिया है उसकी अगर बात करें तो 2023-24 में आप देख सकते हैं चाइना से कितना इंपोर्ट किया गया है, फिर 24-25 और फिर अप्रैल-जून 24 और अप्रैल से जून के बीच में देखें तो 2025 का वर्ष है उसमें चाइना, ओमान, रसिया, कतर, यूएई और साउथ अफ्रीका से किस स्तर पे इंपोर्ट किया गया यूरिया का। अगर डीएपी की बात करें तो इसके भी आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं।
हैं। और आप देखेंगे तो ये जो मात्राएं हैं ये क्या है, पिछले वर्षों की तुलना में ये कुछ देशों से या कुछ जो अलग अलग यहाँ पर देशों से जो इंपोर्ट किया गया यूरिया, उनकी मात्राएं एक फिक्स नहीं है, यानी कि हर जगह बढ़ी नहीं है बल्कि घटी भी है। ऐसे ही इंपोर्ट आप जो डीएपी है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो थोड़ा सा परिवर्तित रहा है, यानी कि एक तरह से असंतुलित रहा है। उत्पादन और आयात मांग के अनुरूप देखें तो नहीं बढ़ रहा है। ये एक समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो यूरिया का उत्पादन है वो 102.1 ये 2024 में उत्पादन था, और ये क्या है, ये घट गया है, ये लाख टन में है। और अब इस वर्ष देखें तो 93.6 लाख टन ही हो पाया उत्पादन। तो इस कारण से ये घटती हुई जो यूरिया की एक तरह से उत्पादन है, ये सबसे बड़ा कारण बना है अपने देश में। यूरिया की जो डिमांड है, जो लंबी लंबी किसानों की लाइनें हैं, किसान जो हताश होकर अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, उनके लिए उर्वरक मिले ताकि वो अच्छा उत्पादन कर सके और अपनी स्थिति और बेहतर कर सके। डीएपी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि डीएपी का जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो स्टेबल बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स जो उर्वरक है वो 35 से बढ़कर 37 लाख टन हो चुका है, तो वहां पर वृद्धि देखने को मिली है। और एसएसपी के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी क्या है कि वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यूरिया और डीएपी के आयात में गिरावट है, विशेष करके चीनी से आपूर्ति कम होने के कारण 1 अगस्त 2025 को जो भंडारण है वो 24 की तुलना में निश्चित तौर पे कम दिख रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यूरिया है, इसका जो अंतर है 37.2 बनाम 86.4 लाख टन है, तो ये क्या हो गया है, ये घट गया है। डीएपी की बात करें तो ये भी 15.8 लाख टन से 13.9 लाख टन हो गया है। कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये भी 47 से 35 पहुंच गया है। एमओपी की बात करें तो ये भी 8 लाख टन से 6.3 लाख टन हो गया है। एसएसपी भी क्या हुआ है कि ये 20.1 से कह सकते हैं थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ गया, 20.7 हुआ। तो यहाँ पर एसएसपी की जो मात्रा है वो केवल थोड़ा सा मामूली यहाँ पर वृद्धि देखने को मिली है। और खरीफ की जो अधिकतम खपत है उसके जो महीने हैं वो इसी समय है, जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो पूरा महीना होता है, इसमें खास तौर पे इसकी डिमांड देखने को मिलती है। लेकिन अब डिमांड के अनुसार देखें, खपत एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। किसान बीज बोने के साथ ही क्या है कि डीएपी फास्फेट डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू करते हैं ताकि उनकी जो रूट्स हैं, जो फसल है, उनके रूट्स मजबूत हो सके। यूरिया का जो प्रयोग है वो प्रयोग के बाद कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे धान की रुपाई के बाद 8 से 10 दिन के बाद पहली जो उर्वरक की खुराक है वो दी जाती है, फिर 25 से 30 दिन के बीच में दूसरी बार जो उर्वरक है वो दी जाती है, फिर 45 से 50 दिन के बाद तीसरी खुराक दी जाती है। तो ये पूरा जो एक पैटर्न है उर्वरक के देने का वो बना हुआ है, और इसके चलते यूरिया की जो मांग है वो जुलाई अगस्त और सितंबर तक क्या होती है कि सबसे पीक पर होती है। और अब जो एक डिमांड और सप्लाई में जो बड़ा अंतर है, या फिर जो उर्वरक की खाद की जो कमी है, इस आशंका से किसानों ने पहले से ही अतिरिक्त जो स्टॉक है वो करने की जो प्रवृत्ति है वो अपनाई है। तो इस कारण से भी कुछ जगहों पर समस्या देखने को मिल रही है। जो बड़े किसान हैं उन्होंने क्या कर लिया कि यूरिया या इस तरह के जो भी उर्वरक है उनका स्टॉक जमा कर लिया, तो बाकी किसानों के लिए एक समस्या हो चुकी है। और इसे अगर हम थोड़ा नीतिगत स्तर पर देखें कि आखिर क्या सबक ली गई है, तो देखिए सरकार ने खरीफ की बढ़ी हुई जो उर्वरक मांग है उसका सही आकलन नहीं किया है। धान मक्का का जो एरिया है, जो रकबा है, वो बढ़ने से अतिरिक्त यूरिया की जो आवश्यकता है उसके हेतु सही समय पर सही मात्रा में जो उर्वरक का उत्पादन है वो बड़े बड़े जो यूनिट है वो नहीं कर पा रहे। खासतौर पे सोयाबीन और दालों के लिए जो रकबा है उनका भी अनुपात सही तरीके से सरकार ने उसे आकलन के स्तर पे नहीं देखा है। रबी वाली जो फसलें हैं शीतकालीन, उसमें भी मांग और बढ़ने की संभावना है, और इसके तहत 161 प्रमुख जो जलाशय है वो 83.5 तक भरे हुए। भूजल स्तर भी क्या हो रहा है वो इसमें एक प्रभाव डाल रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो कई सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो सरकार है इसने खरीफ में उर्वरक की जो मांग है उसको कम करके आका है, विशेष तौर पे चावल मक्का और नाइट्रोजन प्रधान जो फसलें हैं उनके संदर्भ में, क्योंकि कई बार यूरिया डालने की जो आवश्यकता है वो एक मात्रा से अधिक होती है। और इसके विपरीत जो अलग अलग जैसे विपरीत जो फसलें हैं, सोयाबीन है, दाल है, जिन्हें एक तरह से यूरिया बहुत कम की आवश्यकता होती है, तो मौसम में जो रकबा है वो कम देखा गया। तो इस तरह से जो एक अनुपात में अंतर देखने को मिल रहा है। चाहे वो खरीफ की बात करें तो खरीफ की जो खपत है वो चरम पे होती है, और उस चरम पे होने के कारण अब जो ध्यान है वो रबी के सीजन के लिए पर्याप्त जो उर्वरक है उसकी जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित करने पर एक तरह से केंद्रित किया जाता है, जिससे जलाशय
रस है और जो भी जलाभित है उसमें पानी की मजबूत जो उपलब्धता है उससे सहायता मिलेगी। 2023-24 में यूरिया और डीएपी के जो आयात है उसमें गिरावट अब एक तरह से देखने का पैटर्न मिल रहा है, जो मुख्य रूप से एक तरह से देखेंगे तो बड़े जो गैप हैं उनका कारण बनी हुई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर आगे की थोड़ी सी रणनीति की बात करें तो पर्याप्त जो अग्रिम भंडार है ये अब एक बड़ा चुनौती है। यूरिया डीएपी के आयात को स्थिर करना होगा, विशेषकर तौर पे देखें पड़ोसी देश चीन के संदर्भ में। विकल्प के स्तर पे जो भी उर्वरक है उनको और बढ़ाना होगा, जैसा अमोनियम सल्फेट है, एनपीके जो कॉम्प्लेक्स है, एसएसपी है। तो अगर सीधे जो सामान्य तौर पे जो किसान जिन उर्वरकों का खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके वैकल्पिक स्रोतों को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विकल्प के तौर पे यूज करना होगा। डीएपी का जो प्रयोग है वो केवल धान गेहूं तक सीमित कर अन्य फसलों के लिए जो कॉम्प्लेक्स है उर्वरक उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब अगर हम थोड़ा सा बात कर लें कि जो उर्वरक हैं उनका फसलों के लिए क्या महत्व है, तो बहुत ही महत्व है। ये तो सबसे बड़ी बात है। जो भी पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसमें क्या है कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट जैसे जो इसमें कंपोनेंट है वो इसमें शामिल है। फसलों के लिए बात करें तो जो यूरिया है या फिर जो नाइट्रोजन हम कह सकते हैं, ये पत्तियां और तनों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन एंजाइम का निर्माण करती हैं। कमी अगर हुई तो फिर पत्तियां क्या होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, कमजोर होने लगती है। ऐसे ही फास्फोरस की बात है, जड़ों की वृद्धि के लिए, फूल फल आने में मदद करती है, ऊर्जा संचरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर फास्फोरस की कमी हुई तो पौधों का जो विकास है वो स्लो हो जाते हैं, पत्तियां गहरी बैगनी लालिमा वाली परिवर्तित होने लगती हैं, यानी वो कमजोर होने लगते हैं। ऐसे ही देखेंगे पोटेशियम की बात तो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, दाने जो होते हैं, आकार होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। जल संतुलन, फल कंद की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित कर सकते हैं। और अगर इनकी कमी हुई तो जो पत्तियां हैं वो किनारे से एक तरह से कटने जलने लगती हैं। सल्फर की अगर बात करें तो तेल वाली जो भी फसलें हैं जैसे सरसों, सोयाबीन, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन, अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए और फसल की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसकी कमी हुई तो नई जो पत्तियां हैं वो हल्की पीली दिखने लगती हैं, पतली हो जाती हैं, तेल और प्रोटीन की जो मात्रा है वो उसमें कम हो जाती है। कैल्शियम की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति को ये मजबूती प्रदान करता है, फल की जो गुणवत्ता है उसका जो भंडारण क्षमता है उसे बढ़ाता है। और अगर कैल्शियम की कमी हुई एक तरह से देखें जो यहाँ पर वनस्पति है, फसल है, तो फिर नई पत्तियां क्या होने लगती हैं, स्ट्रेट नहीं रहती, वो मुड़ने लगती हैं, फट जाती हैं। ऐसी मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में ये मदद करता है और पुरानी जो पत्तियां हैं उनको पीली नहीं होने देता है। दूसरी बात करें जो जिंक है तो जिंक एंजाइम क्रियाओं और हार्मोनल जो संतुलन है उसमें सबसे मदद करता है, खासतौर पे धान गेहूं जैसे जो फसलें हैं। और अगर जिंक की कमी होती है तो पत्तियों पर सफ़ेद पीली धारियां या दाने दिखने लगते हैं। तो इस कारण से देखेंगे तो जो उर्वरक है उनका जो महत्व है वो फसलों के लिए काफ़ी अधिक है। यही नहीं, उसके स्तर पर देखें तो अपने तौर पे जो किसान हैं उनके लिए उर्वरक और उनके उत्पादन के लिए जो उर्वरक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने देख ली पूरी न्यूज़ क्या थी, उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर बात कर ली। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, 20 संबंधित जीरो संबंधित 13 कम्प्लेक्स जो उर्वरक है उनमें कौन सा पोषक तत्व अनुपस्थित है। यानी एक अनुपात है 20-20-0-13 के अनुपात में जो कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं उनमें से कौन सा पोषक तत्व अनुपस्थित है। यहाँ पर ये दिया गया जो जीरो है वो इनमें से क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या फिर सल्फर। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।